अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, दैट्स गुड। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट, सो हमारा जो कोर्स है दैट इज न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, ठीक है। और उसकी आज फर्स्ट फॉर्मल हमारा उसका लेक्चर है। ओके, तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर फॉर्मली, ऑब्वियसली हमारा जो कोर्स टाइटल है दैट इज न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, राइट। तो कौन डिफाइन करेगा व्हाट इज न्यूट्रिशन? कैसे हम न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं? इफ समवन आस्क्स यू कि जी आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, आप न्यूट्रिशन में डिग्री करें, तो व्हाट इज एक्चुअली न्यूट्रिशन? होती क्या है न्यूट्रिशन? हु कैन टेल? The study of food is called nutrition. Nutrition is science that I think so deal with all aspects of food अच्छा, ओके। from take into digestion. The ठीक study है, of food and whatever we intake into our body. ओके। बस Sir, इनटेक तक और nutrition आगे कुछ? is and how much nutrient is present in the substance which we take in. अच्छा, Study of the intake of the essential micro and macronutrients and their processing in the human body. ठीक है, सही है। Nutrition provides essential nourishment for the maintenance of life. बेटे आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आई। प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर? For maintenance of life. मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, अच्छा ठीक है। एनी अदर? Sir, branch of science that deals with process by which the substance in food are transformed in body tissues and provide energy for physical or mental activities. ठीक है, ओके, राइट। सो जनाब, मोर और लेस काफी सारे लोगों ने ठीक इसको बताया है। सो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और यू कैन से इट इज द branch of science which deals with how food and various nutrients affect health. ठीक है। या फिर किसी स्टूडेंट ने जैसे कहा था कि न्यूट्रिशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड फ्रॉम इनटेक अप टू एक्सक्रीशन, यानी कि जब हम फूड का इनटेक करते हैं फिर वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है। तो इनटेक करने से एक्सक्रीट होने तक का जो सारा प्रोसेस है, जो सारा मैकेनिज्म है, दैट इज कवर्ड बाय न्यूट्रिशन। ठीक है। और WHO इसको कैसे डिफाइन करता है? अकॉर्डिंग टू WHO, nutrition is the intake of food. WHO is World Health Organization. Nutrition is the intake of food. Nutrition is the intake of food considered in relation to the body's dietary needs. Nutrition is the intake of food
considered in relation to the body's dietary needs. ठीक है, यानी फूड को हम कितना इंटेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डाइटरी नीड्स, और वो जो आवर ओन डाइटरी नीड्स हैं वो ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल की वेरी करेंगे। कैसे वेरी करेंगे? वो डाइटरी नीड्स वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो डाइटरी नीड्स वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, और वो डाइटरी नीड्स वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, यानी ऑब्वियसली ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे माइनर फैक्टर्स भी हैं। सर थर्ड फैक्टर कौन सा आपने बताया? फिजियोलॉजिकल स्टेट बेटा, फिजियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, तो मैंने 3 मेजर फैक्टर्स बताए, जेंडर, एज एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, जेंडर। सो जनरली घरों के अंदर आपने देखा होगा, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये कोई साइंटिफिक बात मैं नहीं कर रहा, बट मेल्स टेंड टू ईट मोर कंपेयर टू फीमेल्स, ऐसा ही है। ठीक है, जनरली। फिर वही बात है, ये एक जनरल मैंने कहा बात है, कोई साइंटिफिक बात नहीं है, अदर वे राउंड भी हो सकता है कि किसी घर में हो सकता है खातून ज्यादा खाती है और बंदा कम खाता हो। ठीक है, बट जनरली स्पीकिंग विच मीन्स कि अगर ज्यादातर ऐसा होता है तो इसका मतलब है मेल्स की और फीमेल्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, वो डिफरेंट है। ठीक है, मेल्स की ज्यादा है, फीमेल्स की कम है रिलेटिवली। अच्छा, इसी तरह से एज, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स 2 साल के बच्चे की हैं वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड जो क्लास 7th में है उसकी नहीं है, जो आपकी तरह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उसकी डिफरेंट है, जो इंडिविजुअल 60+ एज का है उसकी डिफरेंट है। सो दैट मीन्स डाइटरी रिक्वायरमेंट्स भी एज वाइज डिफरेंट होती है। और फिर थर्डली हमने कहा फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट वुमेन है वर्सेस सेम एज की एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। या एक लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर कौन सी होती है? जो बच्चे को फीड करवा रही होती है, खुद से ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है। सो अब लैक्टेटिंग मदर है तो उसकी डाइट में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल स्टेट की बेसिस पे भी हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स वेरी कर रही होती है। तो पता हमें ये चला WHO की डेफिनेशन से कि बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है, दैट इज द इंटेक ऑफ फूड इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड्स, कि हमारी अपनी जो भी पर्टिकुलर डाइटरी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो हम फूड का इंटेक कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये भी कोई दूसरी बहुत सारी ब्रांचेस के साथ इंटरैक्ट करती है। ठीक है, सो इसके अंदर जैसे हम दूसरा अपना कोर्स भी पढ़ रहे हैं, फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी के साथ ये इंटरैक्ट करती है, फूड केमिस्ट्री के साथ ये इंटरैक्ट करती है, बायोकेमिस्ट्री के साथ ये इंटरैक्ट करती है, फिजियोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करती है, क्योंकि जाहिर है फूड जाके हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, फिर जनाब इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के साथ ये इंटरैक्ट करती है, फूड सेफ्टी के साथ इसका बड़ा इम्पोर्टेंट लिंक है, कि आई मीन दैट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर हम हेल्दी सेफ फूड कंज्यूम करेंगे तो ही हमारी हेल्थ पॉजिटिव वे में इफेक्ट होगी। अगर हम स्पॉइल्ड फूड कंज्यूम करेंगे, ऐसा खाना जो कंटेमिनेटेड है,
तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम गंदा खाना बाहर से खाते हैं तो हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है या नहीं होती, या डायरिया होता है या नहीं होता। सो दैट मीन्स फूड सेफ्टी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसका मतलब है बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ इंटरैक्ट भी करती है। बेटा जस्ट गिव मी अ मिनट। Aisha is saying, sir, can you please share your screen from where you are teaching us? अच्छा, अभी बेटा मैं कहीं से नहीं पढ़ा ठीक है, मैं बताता हूँ फिर तो जब मैं फॉर्मली बुक से स्टार्ट करता हूँ तो आई टेल यू। अच्छा जी, राइट। सो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रिशन का बहुत सारी डिफरेंट जो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं उनसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है। अच्छा, इसी तरह फूड सर्विसेज के साथ, फूड सर्विस भी एक पूरी साइंस के तौर पे इमर्ज हुई है इन द लास्ट आई वुड से 2 decades और सो, या बल्कि शायद उससे कुछ ज्यादा। ठीक है, सो फूड सर्विस का मतलब है कि हमें जिस तरह से फूड प्रोवाइड किया जाता है, जो केटरिंग इंडस्ट्री है हमारी। ठीक है, सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन एज वेल। रेस्टोरेंट्स, स्कूल कैफेटेरियाज, यूनिवर्सिटी कैफेटेरियाज, हॉस्पिटल कैफेटेरियाज, कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम किस किस्म का फूड वहां से परचेज कर रहे हैं, किस किस्म का फूड हमें अवेलेबल है। अब लेट्स से कि अगर मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपनी डाइट के बारे में और मुझे पता है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, सेफ फूड खाना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं हॉस्टल में रहता हूँ और हॉस्टल के अंदर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई हेल्दी बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम करने की, वहाँ पे जो ऑयल यूज होता है दैट इज वेरी अनहेल्दी, या बाकी जो फूड प्रिपरेशन मेथड है दैट इज वेरी अनहेल्दी, तो दैट मीन्स कि आई एम बाउंड टू कंज्यूम दैट फूड, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो फूड सर्विसेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिर इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और rather we should say one of the most important fields which is very very closely interlinked with nutrition is public health, right? Public health. So public health क्या होती है? Public health is the science of protecting and improving the health of people. Public health is the science of protecting and improving the health of people. ठीक है, सो पब्लिक हेल्थ बेसिकली आपसे कोई भी पूछता है तो इट इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन। पब्लिक हेल्थ क्या है? इट इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन, सो इट्स द साइंस ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, और आपको पता है कि जब हमारी न्यूट्रिशन पुअर होती है तो इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी, और हमारी हेल्थ किसी एक बंदे की हेल्थ अफेक्ट होते 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 इवेंचुअली पूरी कम्युनिटी की हेल्थ इफेक्ट होगी। क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे, मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ और वहाँ पे एक ही कैफेटेरिया है जहाँ से मुझे खाना है, और उस हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं और उस कैफेटेरिया में अनहेल्दी फूड बनता है, और अनहेल्दी ही चॉइसेस हैं हमारे पास चूज करने के लिए, तो सिर्फ मेरी हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही बल्कि हॉस्टल में रहने वाले जितने स्टूडेंट्स उस कैफेटेरिया से खाना खा रहे हैं उन सब की हेल्थ कंज्यूम हो रही है, विच मीन्स उस पूरी कम्युनिटी की, वो जो 100 लोगों की कम्युनिटी है हॉस्टलाइट्स की, वो उस पूरी कम्युनिटी की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो और इसी तरह फिर इसको बिगर लेवल पे आप एक रीजनल लेवल पे, सिटी के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको स्केल अप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पब्लिक हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी वो ब्रांचेस हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं न्यूट्रिशन के साथ, और न्यूट्रिशन का जो लिंक है वो इनके बगैर हम नहीं दे सकते। अच्छा, इसी तरह से फिर इवन हमारी जो कुलिनरी साइंस है, किसी ने सुना है कभी कुलिनरी साइंस, कुलिनरी आर्ट्स? किसी ने सुना है क्या होता है? क्या होता है? नहीं सुना? अच्छा, ओके, आई थॉट आपने सर ये कुकिंग से नहीं, सर ये कुकिंग से नहीं रिलेटेड कि आप कैसे वो कर रहे हो? दैट्स राइट।
दैट्स राइट, बिल्कुल ऐसे ही बेटे। जो culinary science या culinary arts होते हैं, that actually prepares individuals to become chefs and cooks. ठीक है, और this is one of the biggest job markets in the world. आप देखो, हम किसी भी जब रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं, होटल में जाके खाना खाते हैं, हम प्लेन से ट्रेवल करते हैं, हम किसी होटल में जाके स्टे करते हैं, तो हमें क्या हमें किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? ऑब्वियसली जो शेफ्स, जो कुक्स वहां पे उन किचन्स में, उन रेस्टोरेंट्स में, उन होटल्स में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारा फूड उन्हीं से आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्लस द वे द फूड इज प्रिपेयर्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है, ये एक कॉमन सेंस की चीज है कि हमारे जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी खाने, जो हम घर में, जो हमारी खवातीन खाने बनाती हैं घरों के अंदर, पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो इट्स जनरली cooked for a very long time, और उसके अंदर जनरली फ्लेम भी बड़ा तेज रखा जाता है, उसकी कुकिंग भी ज्यादा देर तक की जाती है। फिर जनाब इसके अलावा ये है कि उसके अंदर हमारा जो ट्रेडिशनल एक है कि हम ऑयली या स्पाइसी भी बहुत ज्यादा बना रहे होते हैं, कंपेयर टू अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पे ऑयली या स्पाइसी खानों को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, वो इतनी देर तक कुकिंग भी नहीं करते। सो यू नो, स्टफ लाइक दैट। फिर इसी तरह आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा घर में, आई एम श्योर आप में से सबने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कुकिंग वेयर चेंज कर दो, खाने पकाने का जो बर्तन है आप उसको चेंज कर दो, तो भी खाने का टेस्ट बड़ा चेंज हो जाता है। और टेस्ट चेंज होने के साथ साथ जो हम रियलाइज नहीं करते, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज हो जाती है। कई बार उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू टुवर्ड्स बेटर चेंज हो जाती है, कई बार उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू टुवर्ड्स वर्स चेंज हो जाती है। सो अगर आप स्टेनलेस स्टील में कुकिंग करते हो तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है, अगर आप सिरेमिक में कुकिंग करते हो तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। अगर हो सकता है आप में से शायद कभी किसी ने मिट्टी के बर्तन में कुकिंग करके दाल या कुछ ऐसी चीज खाई हो, तो उसका टेस्ट आपको टोटली डिफरेंट आता है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन है जी, ये कहा जाता है कि जो मिट्टी के बर्तन है उनमें हेल्दी होता है ज्यादा, मतलब उनमें पकाना हेल्दी होता है, तो क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल बेटे, ऐसे ही है। जो हमारा कुकिंग वेयर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी करता है, और फिर ऑब्वियसली हमारी हेल्थ को भी करता है, ठीक है। बहुत सारा जो मॉडर्न कुकिंग वेयर मार्केट में आया है, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स, कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि वो दे आर अ सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग कैंसर, क्योंकि वो उनकी जो लेयर कोटिंग जब उतर जाती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स की कोटिंग की जाती है विच आर कार्सिनोजेनिक, ठीक है। तो यस, दैट इज बेटर। अगर आप ट्रेडिशनल कुकिंग वेयर के अंदर जितना भी कुकिंग करते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए कंपेयर टू मॉडर्न कुकिंग वेयर वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हम इसमें नॉन स्टिक में कुकिंग करेंगे तो अल्लाह माफ करे सबको ही कैंसर होना है, बट चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। उसमें फिर अगेन वो एक लंबी डिबेट है, फिर उसकी सर्टन देयर आर सर्टन टिप्स कि आप उसके अंदर नॉन स्टिक में फॉर एग्जांपल जब आप बना रहे हैं तो आप उसको बहुत ज्यादा ओवर हीट ना करें। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी कोटिंग थोड़ी सी भी उतरी है तो उस पर्टिकुलर बर्तन को आप फौरन से डिस्कार्ड कर दें, उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। तो बहरहाल, और ये भी बहुत बहुत डिफरेंट तरह के आजकल अवेलेबल है। इसी तरह अगेन आपने, आई एम डेड श्योर आपने सुना होगा कि जी माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता हर बंदा ही जो भी माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाए उसको कैंसर हो जाएगा, बट येस डेफिनेटली देयर आर, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू उसके अंदर फूड पार्टिकल्स को गर्म किया जाता है, इसीलिए बड़े क्विकली वो खाना गर्म हो जाता है। तो देयर आर चांसेस कि अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म यूज करते हैं या बहुत ही एक्सेसिव आप माइक्रोवेव के अंदर खाना रखते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी तरह आपने अक्सर सुना होगा कि माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करने के लिए भी स्पेसिफिक ग्लासवेयर अलहदा से आता है, तो आपको सिर्फ उसी के अंदर
खाने को जो है वो रखना चाहिए। आमना इज आस्किंग सर खाने को ज्यादा पकाने से भी न्यूट्रिशन फैक्टर कम हो जाता है? बिल्कुल बेटा, मैंने पहले भी शायद किसी लेक्चर में बताया था कि जितना ज्यादा आप ओवर कुक करते हो खाने को, उसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स का लॉस हो जाता है। कुछ मिनरल्स हीट को लेके सेंसिटिव होते हैं, कुछ मिनरल्स आपका जो लाइट को लेके सेंसिटिव होते हैं। जब आप स्टोर करते हो फूड, कुछ मिनरल्स जो हैं वो टेम्परेचर को लेके मिनरल्स या विटामिन सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी हम बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं खाने की, तो न्यूट्रिशनल लॉस जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल समिंग अप दिस डिबेट, पता हमें ये चला कि न्यूट्रिशन, एक तो हमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पता चल गई, दूसरा हमें ये पता चल गया कि जी न्यूट्रिशन का जो लिंक है बाकी डिफरेंट साइंसेस के साथ वो क्या है, और किस तरह से बाकी जो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं वो हमारी न्यूट्रिशन को एक्चुअली अफेक्ट कर रही होती है। विच मीन्स कि इससे हमें ये भी अंदाजा हुआ कि अगर हमने एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, एक अच्छा डाइटिशियन बनना है, तो हमें इन जो इंटर रिलेटेड साइंसेज हैं इनके बारे में भी एक अच्छा नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फूड सेफ्टी के बारे में बेसिक नहीं पता, बेसिक आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली वो मेरी न्यूट्रिशन नॉलेज को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मुझे फूड केमिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो मेरे न्यूट्रिशन के नॉलेज को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की नो हाउ होना भी इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए अगर आप अपने कोर्स कंटेंट्स भी देखो तो इन सारी फील्ड से कोर्सेज आपको इस स्कीम ऑफ स्टडीज में पढ़ाए जाने हैं इंशाल्लाह, ताकि आपको इन सारी चीज़ों का, न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली है ही है, वो तो आपकी मेजर डिग्री है, बट इन सारी ब्रांचेस का भी आपको एक अच्छा नो हाउ होना चाहिए। अच्छा, नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करते हुए एक चीज, एक डेफिनेशन हमने ये की कि जी इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की ना। सो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप सब, all of you exclusively are or have been pre-medical students. ठीक है, what is health? जब हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन, सॉरी, फूड और न्यूट्रिएंट्स कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, my question to you is what is health? हेल्थ होती क्या है? और ऑब्वियसली जो हमारा एक प्राइमरी कंसर्न है एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, वो क्या कंसर्न है? वो कंसर्न ये है कि हम लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ऑब्वियसली हम किसी को अगर एक डाइट प्लान बना के दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं ना कि उस डाइट प्लान की वजह से उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। ऑब्वियस जो हमारा गोल है वो ये है कि लोगों की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ होती क्या? सर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। सर फिटनेस। अच्छा, ठीक है, और Sir, a state of being free from illness. अच्छा, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस, ठीक है। सर मेंटल प्लस फिजिकल वेलबींग। मेंटल प्लस फिजिकल वेलबींग। अच्छा, आमना इज मीनवाइल सेइंग मेरी आवाज कट रही है, बाकी लोगों को भी मेरी आवाज डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, ओके, चलो लेट्स सी, मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एनी अदर हेल्थ की डेफिनेशन? Sir, good health is absence of disease and injuries and illness, अच्छा, physical and mental social well-being. ओके, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। State of complete emotional and physical well-being. अच्छा, ये कहाँ पढ़ा है आपने डेफिनेशन? ये डेफिनेशन बेटे कहाँ पढ़ी है? मरियम ने बताया, रमीशा ने बताया? So state of physical and complete emotional well-being. हाँ जी, हाँ जी। So from Google.
गूगल से बढ़िया, अच्छा ठीक है। जी। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ ऑल बॉडी फंक्शंस वाइज, अच्छा ओके। चलें देखो, अब ये सारी बात आपसे करने का एक तो ऑब्वियसली मकसद ये था कि आपको पता चल जाए हेल्थ होती क्या है, जो अभी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा मकसद ये था कि कितने मजे की बात है कि आप सब प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 2 साल ऑब्वियसली आपने एफएससी में गुजारे, बायोलॉजी पढ़ी, और आपको बायोलॉजी में कहीं पे भी ये नहीं पढ़ाया गया कि हेल्थ होती क्या है, ठीक है। ये किताब आपकी बायोलॉजी, ये डेफिनेशन आपकी बायोलॉजी की किताब में नहीं थी, ना फर्स्ट ईयर में ना सेकेंड ईयर में, आपको पढ़ाया भी नहीं गया, और आपने आई बिलीव कभी क्लास में क्वेश्चन भी नहीं किया अपने टीचर से, ठीक है। ये खतरनाक बात है, इसका मतलब है अगर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली हम आईटी वाले से या कंप्यूटर साइंसेज वाले स्टूडेंट से या इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको पता हो व्हाट इज हेल्थ, ठीक है। अच्छा, अब हेल्थ होती क्या है? सो WHO हेल्थ को डिफाइन करता है, बड़ी पर्टिकुलर डेफिनेशन WHO ने दी हुई है। WHO मैंने पहले भी बताया, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-being। मैं चैट बॉक्स में टाइप करूंगा, and not merely the absence of disease or infirmity। ये डेफिनेशन बेटा आपको सारी जिंदगी काम आएगी। आप जहां पे भी जाओगे, मे बी कोई जॉब के लिए इंटरव्यू हो या कोई एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो उसमें एवरीवन वुड बी आस्किंग यू व्हाट इज हेल्थ, और आपने यही बताना, बिकॉज ये WHO की डेफिनेशन है एंड दैट इज एक्चुअली द ट्रू डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो अब अगर आप इसको देखो, डेफिनेशन को हम डाइसेक्ट करें अगर डिटेल से, Sir, please repeat कर the definition. मैंने बेटे Signal drop हो गई। अच्छा मैंने चैट में भी आपको भेज दिया है। A state of complete physical, mental and social well-being, a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आप लोगों से डेफिनेशंस पूछा था तो किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि जी एब्सेंस ऑफ डिजीज, समथिंग लाइक दैट। तो बेटे रिमेंबर, जब भी हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज की, अगर मुझे इस वक्त कोई डिजीज नहीं है तो दैट डज नॉट मीन आई एम हेल्दी, ठीक है। डेफिनेशन के सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी अगर मुझे किसी किस्म की डिजीज या किसी किस्म की इन्फर्मिटी नहीं है तो दैट डज नॉट लेबल मी दैट आई एम अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी होने के लिए मुझे किन बॉक्सेस को चेक करना पड़ेगा? वो है पहली चीज फिजिकल वेलबींग, दूसरी चीज मेंटल वेलबींग, तीसरी चीज सोशल वेलबींग, और अब रिसेंटली एक चौथी चीज भी इनफैक्ट इस डेफिनेशन में ऐड हुई है, दैट इज स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। अगर मेरी ये 4 बॉक्सेस टिक होते हैं, ओनली देन आई एम हेल्दी। अब फिजिकल वेलबींग क्या होती है? फिजिकल वेलबींग ये होती है कि जी हमारे जो भी हमारे अपेरेंटली हमारी फिजिकल हेल्थ है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारा लिम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, दे आर ऑल देयर, दे आर ऑल फंक्शनिंग, उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। वो भी एक एक्सटर्नली है, एक इंटरनली है। यानी एक्सटर्नली मतलब कि जी एक बंदा है, उसका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग नहीं है, कोई लिम्ब मिसिंग नहीं है, कोई गोडा गिट्टा टूटा नहीं हुआ उसका, ठीक है। एक इंटरनल फंक्शनिंग भी है ऑब्वियसली, जो इंटरनली उसके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लिवर है या किडनीज हैं या ब्रेन है या हार्ट है, वो सब दे आर फंक्शनिंग
वेल। तो ये क्या है, ये हमारी फिजिकल वेलबींग है। दूसरे नंबर पे आ गई मेंटल वेलबींग। ठीक है, मेंटल वेलबींग क्या होती है? मेंटल वेलबींग होती है कि हमारा जो ब्रेन है वो ठीक से काम कर रहा है, हमें किसी किस्म के स्ट्रेसेस नहीं है, हमें एंजाइटी नहीं है, हमें डिप्रेशन नहीं है। सो दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स आर मेंटल हेल्थ। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी जस्ट लाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ऐसा ही है ना, लिवर, हार्ट, किडनीज, इन ऑर्गन्स की तरह ब्रेन भी एक ऑर्गन है। तो जब हमारे बाकी ऑर्गन्स मैल फंक्शन करते हैं तो कर सकते हैं, तो ब्रेन भी मैल फंक्शन कर सकता है। ठीक है, अभी कुछ अर्सा पहले ही आई बिलीव आप में से ज्यादातर लोग मे बी एस्पायरेंट हों कि जी हम मेडिकल डॉक्टर्स बन जाएं, और सबने उसके लिए प्रिपरेशन की और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और एफएससी में भी खूब मेहनत की एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर जब इवेंचुअली अगर एडमिशन आपका नहीं हुआ तो आपको क्या हुआ? फिर उसके बाद स्ट्रेस हुआ, कुछ लोगों को मे बी डिप्रेशन हो गया हो। सो आपकी मेंटल हेल्थ क्या हुई थी? इफेक्ट हुई थी। लेक्चर लेते लेते सडनली जब सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं और बीच में 10 मिनट का लेक्चर मिस हो जाता है तो क्या होता है? स्ट्रेस होता है या नहीं होता कि मेरा लेक्चर मिस हो गया? या सख्त गर्मी में अगर 2 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो क्या होता है? स्ट्रेस होता है या नहीं होता? या अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएं 4 घंटे के लिए तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना, स्ट्रेस होता है कि मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, गर्मी में मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। ठीक है, तो ऑल दीज, या अगर बहन भाई से लड़ाई हो जाए तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना, फिर स्ट्रेस होता है या नहीं होता? या अम्मी अबू से अगर डांट पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि डेली बेसिस पे हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली अफेक्टेड। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर हेल्थ। फिर तीसरे नंबर पे हमारी सोशल वेलबींग आ जाती है, जैसे इस डेफिनेशन में है। सोशल वेलबींग क्या होती है? द वे वी इंटरैक्ट विद पीपल अराउंड अस। ठीक है, क्या मैं क्लास में जाके, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास में जाके अकेले बैठा रहता हूँ? आई एम हेजिटेंट टू टॉक टू पीपल। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं लोगों से बात नहीं करना चाहता। मे बी मैं डरता हूँ कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे पसंद नहीं करेंगे या मेरी पर्सनालिटी को पसंद नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स मेरी सोशल वेलबींग सही नहीं है। या मैं लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी हाई होप्स लगा लेता हूँ और फिर जब वो नहीं पूरी होती तो फिर मैं दरवाजा बंद करके रोता रहता हूँ सारा दिन। सो दैट मीन्स मेरी सोशल वेलबींग सही नहीं है। ठीक है, तो स्टफ लाइक दैट। तो सोशल वेलबींग मीन्स कि द वे वी इंटरैक्ट विद पीपल अराउंड अस। या इसी तरह फैमिली के अंदर, क्या मेरे घर में रोज आके छोटे बहन भाइयों से मेरे झगड़े होते हैं बगैर किसी वजह के? तो दैट मीन्स मेरी सोशल वेलबींग इज नॉट देयर। ठीक है, एंड फिर फोर्थ मैंने बताया कि इसके अंदर अब स्पिरिचुअल वेलबींग का भी कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है रिसेंटली, कि यानी अगर एक बंदे की स्पिरिचुअल वेलबींग भी दैट इज नॉट देयर, इवन देन ही और शी इज नॉट हेल्दी। स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होता है? योर कनेक्शन विद द डिवाइन पावर। ठीक है, दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी अल्लाह के साथ, या आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो, डिफरेंट रिलीजन में सारे डिफरेंट डिवाइन पावर को लोग मानते हैं, तो उस डिवाइन पावर के साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप? ठीक है, तो वो भी आपकी हेल्थ को बड़ा इफेक्ट कर रहा था। आपने शायद कभी नोटिस किया हो, आई बिलीव यकीनन किया होगा जिंदगी में, आपके भी कभी ना कभी ऐसे इवेंट्स आए होंगे जिंदगी में जहां पे जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो फिर इवेंचुअली एक ही आपके पास एक अंदर से आपको एक आवाज आती है कि अच्छा अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी, बस अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब जो करना है अल्लाह ने करना।
ठीक है, ये आया होगा ना, ऐसा ऐसा टर्न सबकी लाइफ में आया होगा यकीनन, ऐसी चीज सब लोगों ने फील की होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देन दैट इज योर स्पिरिचुअल वेलबींग, देन दैट इज योर कनेक्शन विद द डिवाइन पावर। ठीक है, तो वो हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग को डिफाइन करती है। तो कहने का मतलब ये है, पता हमें ये चला कि सिर्फ ये कह देना या ये समझ लेना कि क्योंकि मुझे लेट से फिजिकली कोई कंडीशन नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है या मुझे हाइपरटेंशन नहीं है या मेरे सारे बॉडी पार्ट्स सही सलामत हैं, तो आई एम हेल्दी, तो ये गलत है। हेल्दी होने के लिए मेरी फिजिकल वेलबींग होना भी जरूरी है, मेरी मेंटल वेलबींग होना भी जरूरी है, मेरी सोशल वेलबींग होना भी जरूरी है, और मेरी स्पिरिचुअल वेलबींग होना भी जरूरी है। ये तमाम कंपोनेंट्स अगर तो प्रेजेंट हैं तो फिर आई कैन से कि आई एम हेल्दी। अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग है तो दैट मीन्स कि मैं हेल्दी नहीं। ठीक है जी, तो अब मुझे आप ये बताएं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हेल्थ, या हाउ कैन यू डिफाइन हेल्थ, तो अब नाउ यू हैव अ गुड आइडिया, आप उसको ये पूरी कहानी सुना सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं उसको कि भाई जी सर। आप हेल्दी नहीं है। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारा कोर्स टाइटल न्यूट्रिशन हमने डिफाइन कर लिया, हेल्थ हमने डिफाइन कर लिया, कोर्स टाइटल है न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल। व्हाट इज लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल आपको पता है कि जो हमारी सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। सीरीज ऑफ चेंजेस, सीरीज ऑफ चेंजेस in the life of an organism. That is known as life cycle. ठीक है, आई बिलीव Sir, आपने repeat करें. Sir, सीरीज ऑफ, repeat करें. ओके, सीरीज ऑफ चेंजेस। फिर सिंह सर आपकी आवाज स्टक हो रही नहीं बेटे, अब तो नहीं हो रही, नाउ इट इज नॉट बीइंग स्टक, अब तो नहीं स्टक हो रही मेरी आवाज? बात यस सर, अब नहीं हो रही। अब नहीं हो, ठीक ठीक अब क्लियर है सर। ठीक, ओके। सो लाइफ साइकिल बेटे मैंने बताया सीरीज ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई बिलीव आपने एफएससी में शायद वो लार्वा की लाइफ साइकिल या ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ है कि यानी जब एक ऑर्गेनिज्म व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज बोर्न, वहां से लेके उसकी डेथ तक इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्शन एंड वो सारी वाली फेज, वो सब क्या कहलाती है? उसकी लाइफ साइकिल कहलाती है। ठीक है, उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन जो लाइफ साइकिल है, बेसिकली इस कोर्स में ऑब्वियसली हमने यही पढ़ना है कि एक छोटे बच्चे से लेके एक ओल्ड एज के इंडिविजुअल तक डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के ऊपर हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे वो वेरी करती है। क्योंकि अभी सुबह भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जी हमारी जो डाइटरी नीड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एज या अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल स्टेट या अकॉर्डिंग टू जेंडर वो हमारी वेरी करती है। ठीक है, तो वही चीज हमने इस कोर्स के अंदर पढ़नी है। अब ह्यूमन एक ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ, वो यू कैन नोट दोस डाउन। ठीक है, सो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एक ह्यूमन के अंदर क्या क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट वन, उसको हम कहते हैं नियोनेट। फर्स्ट को हम कहते हैं नियोनेट। नियोनेट बेटे कहते हैं एक ऐसा न्यूबॉर्न जिसकी एज 28 डेज या उससे कम होती है। ठीक है, सो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा न्यूबॉर्न जो पैदा होता है अपने फर्स्ट 28 डेज तक, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि ये नियोनेट है।
28 दिन का, 4 हफ्ते का जब तक बच्चा होता है तो वो नियोनेट की डेफिनेशन होती है। इसी तरह इसको फिर फर्दर हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट हम कहते हैं जो फर्स्ट 7 डेज का बच्चा होता है, पहला बॉर्न होने के बाद उसका जो बर्थ के बाद जो 1 हफ्ता होता है, दैट इज अर्ली नियोनेट। लेट नियोनेट होता है 7 डेज टू 28 डेज का जो टाइम पीरियड होता है, जो 2nd, 3rd और 4th वीक होता है। अर्ली मैंने बताया 1st वीक और लेट नियोनेट मैंने बताया 2nd, 3rd एंड 4th वीक। फिर जनाब आगे आ जाता है इन्फेंट। इन्फेंट हम कहते हैं एक ऐसा बच्चे की फर्स्ट बर्थडे तक, फर्स्ट जो ईयर ऑफ लाइफ होता है, फर्स्ट जो 12 मंथ्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंसी का टाइम है। ये इन्फेंट है अभी बच्चा, फर्स्ट 12 मंथ्स, पहली बर्थडे उसके होने तक वो बच्चा जो है वो इन्फेंट रहता है। फिर आता है टॉडलर। टॉडलर एक ऐसा बच्चा होता है जिसकी एज इज बिटवीन 1 and 3 years। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। ये जो इन्फेंट है ये हम जब 28 डेज के बाद कहेंगे ना? नहीं बेटे, इन्फेंट हम डे 1 से भी कह सकते हैं, उसके अंदर फिर स्पेसिफिकली फर्स्ट 28 डेज का हमने नियोनेट का नाम रखा हुआ है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग वो इन्फेंट है, और अगर फर्स्ट 28 डेज के अंदर है तो वो इन्फेंसी के अंदर अभी नियोनेट स्टेज के ऊपर है। ओके सर। अच्छा जी, टॉडलर मैंने बताया 1 to 3 years का जो बच्चा होता है। फिर आगे टॉडलर के बाद आ जाता है प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स बच्चों की एज होती है, ऑब्वियसली जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्कूल जाने से पहले की जो एज है, तो प्री स्कूलर्स बच्चों की एज होती है 3 to 5 years। वैसे तो आजकल बेचारा बच्चा 3 साल का स्कूल चला जाता, 3 क्या, आई हैव इवन सीन 2.5 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है तो आजकल तो प्री स्कूलर तो ना हुआ, बट एक्चुअली ये प्री स्कूल हम डिफाइन करते हैं 3 to 5 years। फिर जनाब नेक्स्ट आ जाता है प्री स्कूलर्स के बाद मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड 5 से लेके 10 years of age। फाइव से लेके 10 years। नेक्स्ट आ जाता है प्री एडोलेसेंस। प्री एडोलेसेंस या फिर जिसका दूसरा नाम है स्कूल एज। प्री एडोलेसेंस या स्कूल एज। सर जो स्कूल एज है वो 5 years वाला नहीं होगा? नहीं, वो मिडिल चाइल्डहुड है बेटा, मैंने बताया मिडिल चाइल्डहुड है वो, 5 to 10 years। तो सर स्कूल एज वाले की क्या एज होगी? मैं बताने लगूं। तो स्कूल एज या प्री एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए वो होता है 9 to 11 years। गर्ल्स के लिए 9 to 11 years। और बॉयज के लिए 10 to 12 years। गर्ल्स के लिए 9 to 11 years और बॉयज के लिए
10 to 12 years। फिर जनाब नेक्स्ट स्टेज आती है एडोलेसेंस की। किसकी? एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, 11 to 21 years, 11 to 21 years, और कुछ लिटरेचर में या इनफैक्ट WHO जो इसको डिफाइन करता है एडोलेसेंस को, वो 10 to 19 years करते हैं। दोनों ही डेफिनेशंस एक्सेप्टेबल है, दोनों ही सही हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। सो एडोलेसेंस में या तो आप 11 to 21 years की एज लेते हैं या फिर 10 to 19 years की एज लेते हैं। फिर जनाब एडोलेसेंस के बाद आ जाता है एडल्ट। एडल्ट होता है अबव 18। एडल्ट होता है अबव 18, जो आप लोगों की इस वक्त एडल्ट होने की जो एज है, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे तरह के राइट्स लीगली एंड रिलीजियसली एंड सोशली एंड कल्चरली और हर तरह से आपको हर तरह के राइट्स मिल जाते हैं। सो दैट इज एडल्ट अबव 18। फिर नेक्स्ट आ जाता है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड अर्ली एडल्टहुड होती है आपकी एज इन 20s and 30s। अर्ली एडल्टहुड एज in your 20s and 30s। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मिड लाइफ। मिड लाइफ आपकी एज है 40s के अंदर। Then comes सैंडविच जनरेशन। सैंडविच जनरेशन एज होती है 50s की। फिर आती है लेटर एडल्टहुड। That is your early 60s। early 60s। और लास्ट स्टेज है ह्यूमन लाइफ साइकिल में, दैट इज एल्डरली, या इसको हम ओल्ड एज कहते हैं। That is actually the age of retirement, जो जनरली हम 60 years लेते हैं, बट बहरहाल ये बहुत ज्यादा वेरी करती है। आपको पता है ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है। पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है? पाकिस्तान में व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट? 65। नहीं 65 किधर है, क्या हो गया? 60 है सर। 60 है, ठीक है। तो पाकिस्तान में द एज ऑफ रिटायरमेंट इज 60। तो दैट मीन्स अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमने ओल्ड एज डिफाइन करनी है या एल्डरली किसी को कहना है, तो वो उसको कहेंगे जो 60 years के बियॉन्ड है, ठीक है।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो हर बंदा काम ही करे तो वो फिर रिटायर होगा। मींस कि अगर एक वर्किंग वुमन नहीं भी है, वो घर पे भी रहती है, तो बाय द टाइम शी विल टर्न 60 तो हम उसको कहेंगे कि वो ओल्ड एज हो गई है या एल्डरली हो गई है। ठीक है, यानी WHO इसको ऐसे भी डिफाइन करता है कि ये वो वाली एज है जिसके ऊपर यू स्टार्ट गेटिंग योर पेंशन बेनिफिट्स, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन एक सर्टेन मिलती है। ठीक है, तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। पाकिस्तान में 60 है, यूएई में 65 है। यूएई के अंदर रिटायरमेंट जो एज है वो 65 है। और अगर मुझे सही याद है तो इंडोनेशिया में प्रॉब्ली 58 एज है रिटायरमेंट की। ठीक है, इंडोनेशिया में 58 है। तो एक कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। सो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, वही वाला कट ऑफ आप यूज करेंगे ओल्ड एज को या एल्डरली को डिफाइन करने के। ठीक है, तो ये जनाब हमारी डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी लाइफ साइकिल के अंदर। सो नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि जी अगर मैं आपसे कहूँ नियोनेट तो आपको पता है कि किस एज ग्रुप की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ एडोलेसेंस तो आपको पता है किस एज ग्रुप की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ एडल्ट तो आपको पता है कि किस एज ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स में जैसे मैंने बताया कि हमने यही डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के ऊपर जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइफ स्टेजेस का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, राइट। सो वी आर बैक जनाब। हमारा जो टॉपिक अब हमने स्टार्ट करना है दैट इज प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन। सो ये हमारा टॉपिक है, प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन। सो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि देयर आर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एज फार एज ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न, और उन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के अंदर जो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, दोज आर डेफिनेटली डिफरेंट एंड दोज वेरी इन रिलेशन टू डिफरेंट फैक्टर्स। उनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज आवर एज। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने वाली ये है, अब ये टॉपिक क्या है, प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन। यानी जब एक खातून कंसीव करती है उससे पहले उसका अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये अफेक्ट करेगा उसके कंसीव करने के बाद जब 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होगी और जो न्यू बॉर्न दुनिया में आएगा उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा होगा, वो किस तरह की हेल्थ लेके दुनिया में आएगा। ये तमाम चीजें उस मदर की अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जनरली हम ये समझते हैं, हमारा ये ख्याल होता है कि जब एक अक्सर आपने घरों में देखा होगा ना कि जी एक छोटा बच्चा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जब वो खाने पीने में गड़बड़ कर रहा होता है या वो जिद कर रहा होता है कि जी नहीं मैंने यही खाना है, मैंने जूस पीना है, बाय जूस आई मीन जो डब्बे वाला जूस है, प्रोसेस जूस है, या मैंने चिप्स खाने हैं मार्केट से लेके, या मैंने फलाने वाला बर्गर ऑर्डर करना है। तो लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स वुड से कि जी ओके कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा होके समझ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमारी जो न्यूट्रिशन है वो तो हमारे पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। किस फॉर्म में? जो मदर ने जो कंसीव किया था न्यूबॉर्न को, उसकी फॉर्म में। लेटेस्ट रिसर्चेस ने हमें बताया ये है कि जो जो ईटिंग हैबिट्स मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहती हैं, इवन उन ईटिंग हैबिट्स का इफेक्ट होता है उस न्यू बॉर्न की न्यूट्रिशन के ऊपर, उस न्यू बॉर्न की अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। न्यूट्रिशन के ऊपर तो होता ही होता है,
उसकी अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर होती है। फिर हमें रिसर्च से ये भी पता चला, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली 2 years ऑफ एज तक डेवलप हो चुके होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक बच्चा 2 साल का हुआ, हमने उसको जो भी खाने पीने को शुरू में हमने उसको टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, बाय द एज ऑफ 2 years उसके टेस्ट बड्स उन चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब जब हम अगर उसकी 2 साल के बाद ईटिंग हैबिट्स को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि अच्छा बड़े होके समझ जाएगा, सीख जाएगा, पता चल जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो बेचारे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं। इससे हमें पता ये चला कि 2 साल की एज तक हमें बच्चे को हर हेल्दी फूड जो है उसके टेस्ट बड्स को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। और अगर हम एक छोटे बच्चे को भी ये समझ के अनहेल्दी फूड देते हैं कि भाई ये तो अभी बहुत छोटा है, इसको क्या पता, बड़ा होके खाना शुरू कर देगा, बड़ा होके समझ जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो हम उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 साल तक की एज का जो बच्चा है उसको हमने चिकन भी इंट्रोड्यूस करना है, मटन भी इंट्रोड्यूस करना है, उसको हम जनाब कीमा भी दे सकते हैं, उसको हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी देनी है, उसको हर तरह का फ्रूट भी उसके हाथ में हमने पकड़ा देना है, वेजिटेबल भी हर तरह की जो बन रही है बड़ों के लिए घर में वो हमने उसको टेस्ट इंट्रोड्यूस कर देना है, चपाती और ब्रेड और राइस भी हमने उसको इंट्रोड्यूस कर देना है। ये फिर डेफिनेटली ये आगे जैसे हम हर लाइफ स्टेज को पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि सारे उसकी अमाउंट या वो डिपेंड करती है बच्चे की एग्जैक्टली एज कितनी है, वो जाहिर है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि उसकी हमने अकॉर्डिंगली उसको हर चीज का उसके टेस्ट बड्स को इंट्रोडक्शन दे देना है। ठीक है, कीपिंग दिस इन व्यू, यूनिसेफ का एक कॉन्सेप्ट आया था कुछ साल पहले, और उस कॉन्सेप्ट का जनाब नाम था फर्स्ट 1000 days of life, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यूनिसेफ का एक कॉन्सेप्ट था। यूनिसेफ इट्स अ बॉडी which works under the umbrella of United Nations organization UNO. ठीक है, यूनिसेफ था, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस विद एन apostrophe s। ठीक है, सो बच्चों के लिए बेसिकली यूनिसेफ काम करते हैं। अब इसका नाम आई बिलीव वो जो फुल फॉर्म है वो चेंज हो गई है, यूनिसेफ United Nations Children's Fund, I think it's just now changed to that। ठीक है, तो बहरहाल इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो पहले 1000 दिन है बच्चे की जिंदगी के, वो हमारे लिए एक्चुअली एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। किस चीज का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी? कि हम उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को ऑप्टिमाइज कर सकें, उसकी ईटिंग हैबिट्स को अच्छे से डेवलप कर सकें, और उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकें। ऑलवेज रिमेंबर, न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन्स ऑफ हेल्थ। सर आपकी आवाज कट गई थी, रिपीट कर दें प्लीज। क्या चीज बेटे रिपीट करूं? कहाँ से? सर ये जो आप बता रहे हैं फर्स्ट 100 days ऑफ लाइफ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बेटे मेरे एंड पे तो अभी इशू नहीं है। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट 100 नहीं, फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ। फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैंने बताया, दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच वाज गिवन अ फ्यू इयर्स अगो बाय यूनिसेफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, क्या कहता है, वो ये है कि बच्चे की जिंदगी के जो पहले 1000 दिन हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ईटिंग हैबिट्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए, और उसकी ओवरऑल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए।
क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रिशन इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ योर हेल्थ। जिस इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। जिस इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होगा चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि उसकी ओवरऑल हेल्थ भी पुअर होगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फूड इज समथिंग जिसके साथ हम 24/7 एसोसिएटेड है। हमें एक दिन का खाना नहीं मिलता, जैसे अभी रमजान गुजरा है, एक टाइम का जब हम खाना नहीं खाते तो अफ्तार तक क्या क्या लगता है हमें, क्या हालत होती है। ठीक है, तो फूड इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एवरीडे लाइफ। तो अब इन 1000 डेज को हमने सॉर्ट ऑफ कैश करना है सो दैट वहीं पे हम बच्चे की हेल्थ जिस हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं उस हद तक इम्प्रूव कर सकें। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि उसके टेस्ट बड से लेके और उसकी ईटिंग हैबिट्स वो सब इस हद तक डेवलप हो जाती हैं कि उसके बाद उनको मॉडिफाई करना या चेंज करना दैट स्टेज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, बहुत मुश्किल। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ हैं कौन से? ये फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ हैं फ्रॉम द टाइम अ मदर कंसीव्स अप टू द सेकेंड बर्थडे ऑफ द चाइल्ड। यानी कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले का जो टाइम पीरियड है, जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, वो प्लस दुनिया में आने के बाद उसकी जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं सेकेंड बर्थ के तक। साल में कितने दिन होते हैं? ऑलमोस्ट 365। सो 365 प्लस 365 ये कितने बन गए? तकरीबन 730। और फिर अप्रोक्सीमेटली 270 280 डेज जो प्रेगनेंसी के हैं। सो जब हम इनको ऐड करते हैं तो 1000 डेज बन जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये वो वाले 1000 डेज हैं, यानी मदर की कंसीव करने के टाइम से ही बच्चे की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो वहीं से डिटरमिन होना शुरू हो जाएगा। सो इन 1000 डेज को हमने बेइंतहा इंपॉर्टेंस देनी है। एज अ डाइटिशियन आपने कैसे इंपॉर्टेंस देनी है? वैसे देनी है कि जब भी आपके पास अगर कोई ऐसी खातून आएगी जो प्रेग्नेंट है तो आपने उसको उन तमाम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए उसका डाइट प्लान बनाना है, जो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और जो उसके लिए बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमेन उसके लिए जरूरी है। ठीक है, सो दैट नॉट ओनली द वुमेन, इन फैक्ट जो उसका ग्रोइंग फीटस है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो दैट गोज टू शो यू कि प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर बेटे प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बहुत बड़ा हर्डल पाकिस्तान में हमारे पास ये आता है कि हमारे पास, अब इस वक्त मुझे फिगर इन ऑल ऑनेस्टी याद नहीं है, बट प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास बहुत बड़ा जो प्रोपोर्शन है प्रेगनेंसीज का वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, यानी उसके अंदर कपल प्रेगनेंसी को बाकायदा प्लान नहीं करता। जब आप प्रेगनेंसी को प्लान नहीं करते तो दैट मीन्स कि प्री कॉन्सेप्शन, देखो टॉपिक क्या है हमारा, प्री कॉन्सेप्शन, कंसीव करने से पहले खातून का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कैसा होना चाहिए। तो जब हम प्रेगनेंसी ही प्लान नहीं कर रहे तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि मेरा बहुत पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है आज के दिन तक और कल मैंने अपना टेस्ट किया और पता चला आई एम प्रेग्नेंट। ठीक है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है ना, तो उसमें तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, मेरे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि मैं प्रेग्नेंट होने से पहले
अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक कर सकूं। ठीक है, तो ये एक मेजर हर्डल हमें आती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रेगनेंसीज प्लान्ड नहीं होती। और फिर इससे ज्यादा जो खतरनाक बात है वो क्या है, वो ये है कि अगेन नाउ इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, अब आप मेरी बात से बहुत ज्यादा एग्री करोगे सारे लोग, जब किसी बच्ची की शादी होने वाली होती है 2 महीने बाद, 3 महीने पहले फिक्स हो गई, 6 महीने पहले फिक्स हो गई, तो सबसे ज्यादा परेशानी उसकी किस बात की होती है? क्या वो परेशान होती है अबाउट हर न्यूट्रिशनल स्टेटस कि जी मेरी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, शादी होगी, व्हेन आई विल गेट प्रेग्नेंट तो मेरा जो न्यू बॉर्न होगा उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा होगा, मेरी ईटिंग हैबिट्स उसको इफेक्ट करेंगी या नहीं, ये फिक्र होती है? या फिर ये फिक्र होती है कि शादी होनी है मेरी 3 महीने बाद, तो जी मुझे कोई ऐसा डाइट प्लान दे दें जिससे 10 दिन में मेरा 25 kg वेट कम हो जाए, या वो फलाना एक जो जोड़ा है, जो मेरा खानदानी जोड़ा है जो मैंने पहनना है, उसके अंदर मैं फिट इन हो जाऊं, तो जी मुझे 2 महीने में सारा एक्स्ट्रा अपना जो फैट है वो मुझे रिमूव करना है। एग्जैक्टली डाइटिंग, जो सो कॉल्ड डाइटिंग है, तो हमारी सारी फिक्र किस तरफ होती है? डेफिनेटली इस तरफ होती है। ठीक है, तो अब बेटे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, ये मैं जाहिर बेहतर जानता हूँ इस वक्त एज अ डाइटिशियन, कि जब एक बच्ची व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड आफ्टर डूइंग सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरह की हरकतें करके 3 महीने 4 महीने 6 महीने जब वो अपने आप को डाइटिंग कर करके बेड़ा गर्क कर लेती है अपना, और व्हेन शी गेट्स मैरिड एंड शी हैज एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, तो उसके बाद जिस न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ वो कंसीव करती है, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस इस काबिल नहीं होता इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कि वो प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, और उसके बाद फिर बे इंतहा इश्यूज जो हैं वो उसको फेस करने पड़ते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ उस बच्ची को होते हैं, बल्कि वो जो बेचारा न्यू बॉर्न है उसको भी होते हैं। ठीक है, तो हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर अ फीमेल इज मैरिड उसकी बड़ी अच्छे से न्यूट्रिशन रिलेटेड काउंसलिंग की जाए, और बजाय इसके कि वो सारा फोकस वो कपड़े और जोड़े और मेकअप और पार्लर और ब्ला ब्ला, ठीक है वो जिसने करना है वो करे, वो इम्पोर्टेंट है, होगा जो भी है, वो सारी चीजें अपनी जगह, बट इस वाली चीज को अंडरस्टैंड करना बे इंतहा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है सारी की सारी हमारी प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन की। ठीक है जी, ओके, सो पेज नंबर इज 51, किताब का नाम है न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, ऑथर का नाम है जूडिथ ई ब्राउन, और टॉपिक है हमारा प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन। सर पेज नंबर रिपीट कर दें। पेज नंबर बेटा 51। ठीक है, अच्छा, तो अगेन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपकी मूडल के ऊपर ये किताब पड़ी हुई है, आप लोग जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं की हुई वो लोग मूडल पे जाके इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, यही हमारी रेफरेंस बुक है और मेनली हमने इसी बुक से ये कोर्स पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब जनाब होता ये है, सबसे पहले तो एक बड़ा फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है कि तकरीबन जो हमारे 15% कपल्स हैं, दे फेल टू कंसीव within 12 months of attempting pregnancy। ठीक है, कि तकरीबन, अच्छा आयशा का क्वेश्चन है, सर हाउ मच टाइम डज शी टेक केयर बिफोर कॉन्सेप्शन? बेटे ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि उसका कितने टाइम में न्यूट्रिशनल स्टेटस अप्रोप्रिएट हो जाता है फॉर कॉन्सेप्शन। वो अगर तो लेट्स से एक बच्ची की ईटिंग हैबिट्स रिलेटिवली अच्छी हैं पहले, तो हो सकता है वो 1 महीने में या 20 दिन में वो प्रिपेयर्ड हो जाए, रेडी हो जाए टू कंसीव। अगर उसकी पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, हो सकता है उसको 6 महीने या 1 साल भी लग जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है
कि उसकी जो प्रायर ईटिंग हैबिट्स हैं वो उसकी कैसी हैं, प्रायर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कैसा है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो हमारे जो 15% कपल्स हैं, दे फेल टू कंसीव विद इन 12 months ऑफ अटेम्प्टिंग प्रेगनेंसी, यानी जब वो डेलिबरेटली चाह रहे होते हैं कंसीव करना, तो उनमें से 15% कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है। और देन दे आर कंसिडर्ड टू बी इनफर्टाइल या फिर जिसको हम कहते हैं, बल्कि जो ज्यादा करेक्ट टर्म है दैट इज इनफिकेंट, ठीक है। दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है इनफर्टाइल और इनफिकेंट में। फर्टिलिटी कहते हैं हम एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, फर्टिलिटी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन, इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन, फर्टिलिटी। और फेकंडिटी जब हम टर्म यूज करते हैं, फेकंडिटी इट मींस बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू bear children, biological capacity to bear children, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जी रिपीट कर दूं, फेकंडिटी बेटे मैंने बताया बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू बियर चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू बियर चिल्ड्रन। फेकंडिटी मैं लिख देता हूँ, बायोलॉजिकल मैंने लिख दी, बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू बियर चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं सिंपली स्पीकिंग, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, कि फर्टिलिटी जो है दैट इज रिलेटेड टू फिटनेस ऑफ अ वुमन, और जो फेकंडिटी है दैट इज रिलेटेड टू हर रिप्रोडक्टिव वैल्यू, फेकंडिटी रिप्रोडक्टिव वैल्यू। अच्छा, इनफर्टिलिटी को हम डिफाइन, बेटे ये सारी जो चीजें हैं ना, सारी चीजें आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं, डोंट वरी। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करूँ आप उस पर फोकस करो, लेटर ऑन मैंने इसीलिए आपको बता दिया, रेफरेंस आपकी बुक में ये डेफिनेशंस वगैरह चीजें, ये टर्म्स आपको मिल जाएंगी, सो डोंट वरी। अगर तो आपने गैजेट पे भी साथ में ओपन की हुई है पेज नंबर 51 तो आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं अभी इस वक्त ओपन तो डोंट वरी, लेक्चर के बाद आप जाके पेज 51 और आगे फर्दर जो भी जहां तक हम पढ़ेंगे वो आप देखोगे तो आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, इनफर्टिलिटी को जो हम जनरली डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्शन आफ्टर 1 year of unprotected intercourse, lack of conception after 1 year of अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। अभी हमने वो फिगर भी पढ़ा था ना कि 15% कपल्स दे फेल टू कंसीव विद इन 12 months ऑफ अटेम्प्टिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अटेम्प्टिंग प्रेगनेंसी जाहिर है तभी करेंगे जब वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो अगर 1 साल तक एक कपल ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है और वो नहीं कंसीव कर पाता तो देन दैट मीन्स कि वो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में फॉल कर। अच्छा, फिर इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है कि तकरीबन 44% कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं,
44% कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं, they eventually conceive a child without any fertility treatments. 44% मैंने बताया जो कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं वो इवेंचुअली दे आर सक्सेसफुल इन कंसीविंग अ प्रेगनेंसी विदाउट एनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स. ये जैसे IVF का आपने नाम सुना होगा, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, या जो भी इस तरह के जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं कंसीव करने के. ठीक है, यानी बगैर गायनेकोलॉजिस्ट के गए, हो सकता है उनमें से दोनों का न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हो जाए, उससे कंसीव कर लें. समटाइम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि स्ट्रेस की वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही होती, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएं, कंसीव कर पाए. फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं कई बार, तो हो सकता है वो इंप्रूव हो जाए, उसकी वजह से कंसीव कर पाए. तो ये दैट मीन्स कि 44% कपल्स कंसीव कर पाते हैं इवेंचुअली. ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो है उनको फिर कोई ना कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. अच्छा, अब इसके अंदर फिर ये भी है कि healthy couples have a 20 to 25% chance of conceiving in a given menstrual cycle. ठीक है, healthy couples have a 20 to 25% chance of conceiving in a given menstrual cycle. नहीं, बल्कि कंसीविंग भी नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लो बेटे, इसको कहना चाहिए healthy couples have a 20 to 25% chance of a diagnosed pregnancy in a menstrual cycle. Diagnosed pregnancy यहाँ पे करेक्ट टर्म होगी, not conceiving, because conceive करना is something else, pregnancy diagnosed होना is something else. ठीक है, तो 20 to 25% की प्रेगनेंसी डायग्नोज प्रेगनेंसी होती है. कॉन्सेप्शन जिससे कुछ ज्यादा होती है. ठीक है, मे बी अप टू मे बी. प्लीज ये रिपीट करना. अच्छा बेटे, मैंने बताया कि हेल्दी कपल्स हैव अ 20 to 25% चांस ऑफ अ डायग्नोज प्रेगनेंसी इन अ गिवन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, यानी उनकी प्रेगनेंसी अगर वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं एक गिवन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो यानी गिवन मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी देर का होता है आपको पता है, 28 डेज का. ठीक है, तो उसके अंदर उनका 20 to 25% चांस होता है प्रेगनेंसी डायग्नोस करने होने का. लेकिन बता मैं रहा था कि एक्चुअली जो कॉन्सेप्शंस हैं वो इससे ज्यादा होती हैं काफी. बहुत सारी कॉन्सेप्शंस जो हैं दे आर एक्चुअली लॉस्ट विद इन द फर्स्ट 6 months, first 6 weeks. A lot of conceptions are lost within the first 6 weeks. यानी कि अभी कपल को प्रेगनेंसी डायग्नोज भी नहीं हुई होती और वो कॉन्सेप्शन जो है दैट इज लॉस्ट, यानी उनको पता ही नहीं होता कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है. वो प्रेगनेंसी पता होने से पहले ही कॉन्सेप्शन का लॉस हो जाता है. फिर इसके अलावा मजीद जो 9% कॉन्सेप्शंस हैं, मजीद 9% कॉन्सेप्शंस they are lost by miscarriage, within first 20 weeks.
और आपको पता है मिसकैरेज होने के बेटे बहुत सारे हो सकते हैं कॉजेस। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। फीटल डिफेक्ट हो सकता है, कोई जो फीटस डेवलप हुआ है उसके अंदर कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। फिर यूट्रस के अंदर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। फिर इसी तरह से जनाब एंडोक्राइन यानी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। और इसी तरह समटाइम्स देयर आर अननोन कॉजेस, अननोन इवेंट्स। उसकी कॉज गायनेकोलॉजिस्ट को भी डिटरमिन नहीं होती कि क्यों मिसकैरेज हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इसमें ये जो हमारे पास अभी बुक है इसमें जो फिगर्स हैं यूएस वगैरह के हैं, क्योंकि वहां पे ये बुक पब्लिश हुई है ना, तो हम क्योंकि यहाँ पे हैं तो हमें क्या यहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के देखने पड़ेंगे? नहीं बेटे, मैं बताऊंगा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने निकालने हैं। इस तरह का डिटेल डेटा हमारे पास तो अवेलेबल है ही नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगर होता तो मैं आपको खुद बता देता, ठीक है। तो जो आपको देखने होंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगा साथ साथ जो चीजें आपको चाहिए। अच्छा जी। फिर जनाब इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है और उस टर्म को हम कहते हैं सब फर्टिलिटी या सब फर्टाइल। सब फर्टिलिटी या सब फर्टाइल। पहले हमने कौन सी टर्म डिस्कस की थी? इनफर्टाइल, ठीक है। सब फर्टाइल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब फर्टाइल का सिंपल सा मतलब है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ फर्टिलिटी। रिड्यूस्ड लेवल ऑफ फर्टिलिटी। अच्छा, इसमें फिर ये किन लोगों को होती है सब फर्टिलिटी? ये उन फीमेल्स को हो सकती है जिनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हों। सब फर्टिलिटी किन लोगों को हो सकती है? उन फीमेल्स को हो सकती है जिनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हों। उन मेल्स को हो सकती है जिनका स्पर्म काउंट लो हो या स्पर्म डेंसिटी कम हो या स्पर्म मोबिलिटी कम हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सब फर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा, अच्छी चीज ये है इन रिलेशन टू सब फर्टिलिटी कि अगर कपल में से एक इंडिविजुअल का, वेदर मेल और फीमेल, अगर उसकी सब फर्टिलिटी ज्यादा है, यानी उसके एंड पे प्रॉब्लम ज्यादा है, तो दूसरा जो इंडिविजुअल है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उसकी डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट कर सकता है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर लेट्स से मेल का स्पर्म काउंट कम है लेकिन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो अच्छी है, तो वो लो स्पर्म काउंट भी मैनेज हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल बेटे, एब्सोल्युटली। मिस बाई इज आस्किंग कि डज न्यूट्रिशन प्ले एनी रोल इन लेसर स्पर्म काउंट और मोबिलिटी? बिल्कुल। आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल से कि किन किन
एक्चुअली एस्पेक्ट्स को हमारी डाइट या हमारी न्यूट्रिशन अफेक्ट करती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन। आगे हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फिर सब फर्टिलिटी जो है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद इम्प्रूविंग आवर डाइट, इम्प्रूविंग आवर वेट स्टेटस, इम्प्रूविंग आवर लाइफस्टाइल। तो ये तमाम चीज़ें करके हम इम्प्रूव करके हम अपनी सब फर्टिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दैट इज अ बिट ऑफ एन ओवरव्यू। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम फिर करेंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। हम थोड़ी सी देखेंगे मेल्स की और फीमेल्स की, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो डाइट है या जो हमारी न्यूट्रिशन है, जैसे अभी मिसबा ने क्वेश्चन भी किया, वो किस तरह से हमारी कंसीव करने की जो एबिलिटी है या प्रेग्नेंट होने की या एबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन, उसको किस तरह से अफेक्ट करती है और किस तरह से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं थ्रू डाइट। सिर्फ डाइट ही ऑब्वियसली उसमें रोल नहीं है, जाहिर है बाकी भी बहुत सारी चीज़ों का रोल है, बट डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स एज वेल। ठीक है, तो ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह।